Hello students, so welcome to next part of thermodynamics. This is the last part of thermodynamics of synopsis series. इस लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का वो कंप्लीट करेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहां पे रोका था दैट वाज हीट इंजन. हीट इंजन के कंपोनेंट्स क्या थे, है ना? उसके कंपोनेंट्स थे वर्किंग सब्सटेंस, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर और सिलेंडर. अब हम लोग पढ़ेंगे आज के पहले टॉपिक से व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन. हीट इंजन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, कैसे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिनको ईसी इंजन कहते हैं. इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो बाहर हीट होता है. ओके, इसका एग्जांपल जो है ये है स्टीम इंजन, यानी इंजन के बाहर हीट होता है वर्किंग सब्सटेंस. ओके, स्टीम इंजन. और दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस अंदर हीट होता है, सिलेंडर के अंदर, जो अपने पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन होते हैं. मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल इंजन को चालू करने के लिए अपने को बाहर से आग लगानी पड़ती है क्या? नहीं, वो सिलेंडर के अंदर ही जलती है. ओके, क्लियर विद दिस? तो ये कॉन्सेप्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन. दूसरा स्कीमेटिक ऑफ एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन. ओके, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये अच्छे से समझो. ये वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस. अब ऊपर में जो रहेगा वो रहेगा हॉट रिजर्वॉयर, जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं. ठीक है, नीचे रहेगा कोल्ड रिजर्वॉयर, जिसको हम लोग कहेंगे सिंक. ठीक है, अब वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? हॉट रिजर्वॉयर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा? QH. अब ये जो QH हीट एक्सट्रैक्ट किया, उससे वो कुछ वर्क करेगा, कुछ वर्क होगा, है ना? इंजन वर्क करेगा, वर्किंग सब्सटेंस वर्क करेगा, यानी हीट लेगा, उससे कुछ वर्क होगा. लेकिन ये पूरे चक्कर में कुछ हीट बच जाएगी, तो जो बची कुछ हीट है वो दे देगा कोल्ड रिजर्वॉयर. ठीक है, यानी मैं यहां से ये इक्वेशन लिख दूं क्या कि जो QH है वो W प्लस QC के बराबर है ना? अब इसके अंदर एक रूल याद रखना, जो इक्वेशंस बना रहे अपने टेक्स्ट बुक में ये मॉड्यूलस के फॉर्म में दिया, अपना जो HSC बोर्ड का जो बुक है ना, उसमें मॉड्यूलस के फॉर्म में दिए. आई वुड नॉट एट ऑल सजेस्ट उसको वैसे याद रखो, इस इक्वेशन को ऐसे के ऐसा याद रखो, है ना? QH इज इक्वल टू W प्लस QC. यहां पे डू नॉट सब्सटीट्यूट विथ साइंस, है ना? मतलब ये मत समझो कि हीट रिलीज हो रही है तो नेगेटिव लिखना है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव लिखना है, वो सब छोड़ दो. वो सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए याद रखो. ठीक है, अब सपोज अगर 600 जूल एब्जॉर्ब हो रही है, 600 जूल एक्सट्रैक्ट हो रही है ना? 600 जूल एक्सट्रैक्ट हो रही है और 200 जूल रिलीज हो रही है, तो ये प्लस 600 या प्लस 200 यहां पे. क्लियर विद दिस? ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है. यहां पे डू नॉट सब्स्टिट्यूट विद साइंस, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम फॉर अ हीट इंजन. ओके, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे करते हैं? एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस एंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट, है ना? इटा इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब. उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया था? QH. कितना वर्क किया था? W. ओके, लेकिन हमने W का फॉर्मूला वहां से निकाल सकते हैं हम लोग, QH माइनस QC अपॉन QH. दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस QC अपॉन QH, अगर QH सेपरेट कर दिया तो ये फॉर्मूला याद रखना. ठीक है, हाँ, एक बात फिक्स, यहां पे एक बात फिक्स है कि ईटा की वैल्यू, ईटा का जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज लेस देन 1. ओके, हाँ, अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोला, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो उस केस में 1 माइनस QC अपॉन QH
को 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं आएगी, कभी भी 100% नहीं आएगी। इसका कारण यह है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा एक्स्ट्रा क्यूसी में जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ क्यूसी कोल्ड रिजर्वायर को जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लिख के रख लो, ओके। तो ये कंसेप्ट था एफिशिएंसी का। रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स क्या है? रेफ्रिजरेटर्स हीट इंजन का उल्टा है। हीट इंजन क्या करते थे? हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करता था, वर्क करता था, और जो बचा हुआ हीट है वो किसको दे देता था? कोल्ड रिजर्वायर को। लेकिन रेफ्रिजरेटर ऐसा नहीं करेंगे, वो कोल्ड रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस पे वर्क होगा, और बची हुई हीट किसको मिलेगी? हॉट रिजर्वायर को, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर्स आर हीट इंजन दैट वर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उल्टा। इसमें हम लोग मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं। याद रखो, रेफ्रिजरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट, इंजिन्स कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, ठीक है। दे ट्रांसफर हीट फ्रॉम इनसाइड अ क्लोज स्पेस टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट सो दैट इनसाइड स्पेस इज कूल्ड बिलो द एम्बिएंट टेम्परेचर। ओके, समझाता हूं इसका मतलब। ये जो जगह है, जो रूम तुमको ठंडा करना है, उसको बोलते हैं इनसाइड स्पेस। रेफ्रिजरेटर क्या करते हैं? हीट इनसाइड स्पेस से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर किसी भी जगह से हीट निकल जाएंगी तो अपने आप उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है रेफ्रिजरेटर्स का। अब रेफ्रिजरेटर का मैकेनिज्म क्या है? रेफ्रिजरेटर का मैकेनिज्म तुम्हारे सामने बोर्ड पे है। इसका एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या स्टेप होता है। इसके मेन पार्ट बता देता हूं मैं। ये है अंदर का पार्ट, रेफ्रिजरेटर के अंदर का। ये है रेफ्रिजरेटर के बाहर का। ये कॉइल्स हैं, ये भी कॉइल्स हैं। ये जो रेड कलर और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, जिसको अपन गैस रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, या रेफ्रिजरेटर की गैस अपने गांव के भाषा में। यहाँ पे एक वॉल्व है, एक्सपांशन वॉल्व, और यहाँ पे है कॉम्प्रेसर। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेफ्रिजरेटर में, कॉम्प्रेसर और एक्सपांशन वॉल्व, ठीक है। चलो इसका वर्किंग समझते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वन साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेटर। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? फ्लूइड जो है एक नोजल और नोजल के थ्रू पास होता है और एक्सपांड होता है। फ्लूइड किस में एक्सपांड होता है? गैस में। और जैसे ही वो एक्सपांशन होगा, वो एक्सपांशन होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए बारे में मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था। जब भी एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है तो हमेशा टेम्परेचर कम होता है, ये भी मैंने उस लेक्चर में बताया। एडियाबैटिक एक्सपांशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में ये जो फ्लूइड है ये एक्सपांशन वॉल्व से पास होगा। कहां से पास होगा? एक्सपांशन वॉल्व से। और वहां उसका क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो ये जो गरम गरम लाल कलर का है, गरम गरम जो फ्लूइड है, एकदम गरम नहीं है, मीडियम है, वो ठंडा हो जाएगा। ये देखो ब्लू कलर में बताया। अपने टेक्स्ट बुक वाले बहुत दिमाग वाले थे, उन्होंने बराबर डायग्राम बनाया। वो ठंडा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो पहला प्रोसेस यहां पे हुआ एक्सपांशन वॉल्व में, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, स्टेप नंबर 2, ये जो कूल हुई वाली गैस है, द कूल गैस is in the thermal contact with the inner compartment of the fridge. It heats up as the heat is transferred to it from the containers of the fridge, contents of the fridge. This takes place at constant pressure, so it is isobaric expansion. याद रखो ये दूसरा प्रोसेस, पहला एडियाबैटिक एक्सपांशन, दूसरा आइसोबैरिक एक्सपांशन। समझाता हूं मतलब। देखो क्या है, जैसे ये ठंडी वाली गैस है, ये यहां से पास हो रही है, ये अपना ठंडापना फ्रिज के अंदर रखे आम, सेब, सब्जियां, अंडे सबको दे रही है, और बदले में उनसे हीट ले रही है। खुद जो गर्म हो रही है, लेकिन अपने अंदर का जो ठंडापना है वो फ्रिज के अंदर की चीजों को दे रही है। तो गैस गर्म भी हो रही है, लेकिन ये सब हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो फ्रिज के अंदर कौन सी प्रोसेस हुई? आइसोबैरिक एक्सपांशन। वो एक्सपांड हो रही है ना, क्योंकि अगर वो हीट लेगी तो वो एक्सपांड होगी, तो आइसोबैरिक एक्सपांशन होगा। फ्रिज के बाहर एडियाबैटिक एक्सपांशन, फ्रिज के अंदर आइसोबैरिक एक्सपांशन, ठीक है, क्लियर। ये था सेकंड स्टेप।
Step number 3, the gas is transferred to compressor which does most of the work in the process. The gas is compressed adiabatically, heating it and turning back into liquid. देखो जैसी गैस हम लोगों ने पहले ली थी विच वॉज फ्लूइड यानी लिक्विड वेपर फॉर्म में था, तो अब यहाँ पे गैस बन गई, वो गैस को वापस यहाँ पे अगर लाना है, इस पार्ट पे लाना है ना, इनिशियल स्टेट पे लाना है, तो अपने को उसको लिक्विड करना जरूरी है। लिक्विड कैसे करते, कोई भी गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको कंप्रेस करके, तो अपन यहाँ पे उसको कंप्रेसर से पास कराते और उसका क्या कराते बेटा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन में, कि गैस गर्म हो जाती, बहुत गर्म हो जाती। मैंने तुमको सिखाया था कि एडियाबैटिक कंप्रेशन कॉजेस हीटिंग, तो यहाँ पे गैस हीट हो जाएगी। कब, कंप्रेसर से पहुंचने बाहर, कंप्रेसर से निकलने के बाहर। अब ये गैस को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं डाल सकते, ये जो गैस यहाँ से बाहर निकली है वो बहुत गर्म है, उसको ठंडा करना जरूरी है। ठीक है, अपन ने भले ही उसको फ्लूइड में लेकर आ गए, फ्लूइड में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अब हमको उसको मतलब लिक्विड में फ्लूइड में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अब अपने को उसको ठंडा करना जरूरी है, ये एक्सपेंशन वाल्व में पास कराने से पहले। तो अपन क्या करते ना, चौथा स्टेप कराते, उसको ऐसे कंडेंसर कॉइल से अपन उसको पास कराते। ओके, स्टेप नंबर 4 में द हॉट लिक्विड पासेस थ्रू कॉइल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, अपने फ्रिज के पीछे, एंड हीट इज ट्रांसफर्ड टू द एटमॉस्फेयर, वो बाहर चल जाता है। इसलिए तो फ्रिज के पीछे गर्म नहीं लगता, क्यों लगता, क्योंकि वो कॉइल के अंदर से गर्म फ्लूइड पास हो रही है और वो गर्माहट बाहर आ रही है कॉइल से। ये जो कंप्रेशन है उसको बोलते हैं आइसोबैरिक कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोबैरिक कंप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखो कुल मिलाकर कितने प्रोसेस हुई, इसमें टोटल जो प्रोसेस हुई कितनी, 4। पहली प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपांशन, दूसरी आइसोबैरिक एक्सपांशन, तीसरी एडियाबैटिक कंप्रेशन और चौथी आइसोबैरिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेसेस होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर एक साइकिल में। फिर वापस गैस ये एक्सपांशन वाल्व से पास होगा, घूमेगा यहाँ से कंप्रेसर, फिर वो कॉइल, फिर वापस एक्सपांशन वाल्व। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, एनर्जी डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर, उल्टी डायग्राम है इसकी, है ना, बीच में है वर्किंग सब्सटेंस, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, हॉट रिजर्वायर, जनरली जो एटमॉस्फेयर होते हैं, नीचे क्या है, कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोल्ड रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, कितनी, QC। कंप्रेशन का वर्क हो रहा है यहाँ पे, ये जो वर्क होता है ये कौन करता है, कंप्रेसर, वो जो नीचे यहाँ पे कंप्रेसर था ना वो। ठीक है, फिर कुछ गर्म हीट बन गई, वो अपन किसको दे देते हैं, हॉट रिजर्वायर मतलब एटमॉस्फेयर को, है ना। एरोज उल्टे हो गए, जो हीट इंजन में थे वो उल्टे हो गए अब, है ना, तो इसलिए इसको बैकवर्ड ऑफ हीट इंजन कहते हैं। ठीक है, यहां पे भी सेम इक्वेशन लगेगा, QC प्लस W इज इक्वल टू QH। यहां पे भी याद रखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विदाउट साइन, प्लस माइनस कंसिडर मत करो कि हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज, प्लस माइनस छोड़ दो। ठीक है, तो W इज इक्वल टू QH माइनस QC। ठीक है, ये याद रखना, क्लियर। तो ये था एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। Q वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर, Q वैल्यू का दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस, है ना, इसको के या फिर अल्फा से डिनोट करते हैं, के या फिर अल्फा या फिर क्यू, है ना, क्यू भी है, ये तीनों लेटर उसके लिए हैं, अपने टेक्स्ट बुक में क्यू से डी है। इट इज डिफाइंड एज क्यू सी बाई डब्ल्यू या फिर क्यू सी अपॉन क्यू एच माइनस क्यू सी, ये वैल्यू याद रखना। ये एक यूनिट लेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका ना ही कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है, ओके। लेकिन एक बात याद रखना, जितना के ज्यादा उतना बेटर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये याद रखना, जितना के ज्यादा उतना बेटर रेफ्रिजरेटर, ठीक। हीट पंप, हीट पंप यानी क्या है, रेफ्रिजरेटर है, यानी सॉरी हीट पंप यानी वही चीज विच इज यूज टू हीट द स्पेस, हीट लार्ज स्पेस, है ना। जब अपने को बड़ी जगह ठंडी करना है तब हम लोग यूज करते हैं हीट पंप। इसमें भी हम लोग मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं। ये रेफ्रिजरेटर ही है, लेकिन इनसाइड आउट, है ना, यानी इसमें एक्सपेंशन बाहर हो रहा था और कूलिंग अंदर हो रहा था। इस किसमें, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन बाहर कूलिंग अंदर, लेकिन हीट पंप्स में एक्सपेंशन अंदर कूलिंग बाहर रहेगा। यानी जब रूम को गर्म करना है तब हम लोग हीट पंप यूज करेंगे, ठीक है। बड़े बड़े कंट्रीज में होता है ये, अपने इंडिया में यूज नहीं होता, ऑलरेडी इतनी गर्मी है, क्या हीट पंप यूज करेंगे अपन, हाँ है कि नहीं। और ठंडी में इतनी कोई ठंडी गिरती नहीं कि हीट पंप यूज करना पड़े, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है सेकेंड लॉ, यहां से उसके दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। तो केल्विन प्लैंक, दोनों स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान में रखना, एमसीक्यू थ्योरी वाला बन सकता है इस पे। ऐसा अपना इम्पॉसिबल है टू एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क। सम अमाउंट ऑफ हीट QC must be exhausted to the cold reservoir. This prohibits the possibility of perfect heat engine. इसका मतलब क्या कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि तुम सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करो और पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट करो। यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब की QH वो पूरी वर्क में कन्वर्ट होगी, कुछ तो हीट वेस्ट होंगी। किधर वेस्ट होंगी? इन द फॉर्म ऑफ QC टू द कोल्ड रिजर्वायर या फिर सिंक, ठीक है। तो ये था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंजन लॉ और इंजन स्टेटमेंट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थियरी एमसीक्यू के लिए, याद रखना। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को हम लोग इंजन लॉ या फिर इंजन स्टेटमेंट भी कहते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बोलता है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो, है ना। यानी सिंपल है, हीट अपने आप गर्म से ठंडे में जाएंगी, लेकिन ठंडे से गर्म में अपने आप नहीं आएगी, तुमको वर्क करना पड़ेगा। गर्म से ठंडे में अपने आप जाएगी, ठंडे से गर्म में ले जाना है तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेफ्रिजरेटर लॉ और रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट और सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। पहला इंजन लॉ, दूसरा रेफ्रिजरेटर लॉ। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में यही होता है ना, अपने को वर्क करना पड़ता है हीट को निकाल के रूम ठंडा करने के लिए।
रूम को ठंडा करने के लिए बाहर से अपन हीट निकालते हैं और वो ठंडी जो हीट है, ठंडा हवा जो है वो रूम में डालते, लेकिन अपने को वर्क करना पड़ता है। वर्क कौन करता है? याद रखना, कंप्रेसर। ठीक है, तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल भी एक साइकिल है। सादी कार्नोट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि तुम जो मैं साइकिल बताऊंगा उसके हिसाब से अगर तुम इंजन बनाओगे तो वो सबसे एफिशिएंट हीट इंजन होगा। देखो उसने क्या बोला कि तुम सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन करो। क्या करो? आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, जब तुम आइसोथर्मल एक्सपांशन करोगे तो कुछ हीट एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपांशन करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या करो तुम? एडियाबैटिक एक्सपांशन करो। ठीक है, अब पहला मैं समझा देता हूं। आइसोथर्मल एक्सपांशन अगर होगा तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, लेट अस से ये टेम्परेचर है TH। लेकिन जैसे ही तुम एडियाबैटिक एक्सपांशन करोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एडियाबैटिक एक्सपांशन में हमेशा टेम्परेचर कम होता है, एक्सपांशन एडियाबैटिक एक्सपांशन कॉजेस कूलिंग, तो अब टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे TC। अब जैसे ही टेम्परेचर TC हो गया, तुम करो यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन। लेकिन जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तब कुछ हीट रिलीज होगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन में कुछ हीट रिलीज होती है। कितनी हीट रिलीज होंगी? QC। ठीक है, फिर वापस अपने स्टेट पे आने के लिए एक और कंप्रेशन लगाओ, और वो कौन सा लगाओ? एडियाबैटिक कंप्रेशन लगाओ। क्या लगाओ? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया एक कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में याद रखो कि इस क्लोज साइकिल का जो ये एरिया रहेगा, है ना, ये एरिया विल डिनोट वर्क डन W। ठीक है, सो यहां से इक्वेशन बनता है QH इज इक्वल टू W प्लस QC। ये इक्वेशन याद रखना। ठीक है, इक्वेशन यहां पे भी वही ट्रू है। क्लियर? तो ये था कार्नोट साइकिल। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं? ओके। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है इटा, दैट इज 1 माइनस TC अपॉन TH, है ना। सर ये तो 1 माइनस QC अपॉन QH जैसे ही है, वो सादा हीट इंजन था, ये कार्नोट है। तो कार्नोट हीट इंजन में व्हाट इज एफिशिएंसी? 1 माइनस TC बाई TH। ठीक है, तो यहां से हमको समझ में आया कि अगर TC और TH, व्हाट इज TC? टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। व्हाट इज TH? टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू सेम है, TC एंड TH की वैल्यू, अगर दो इंजन है मेरे पास में, है ना, ये है इंजन 1 और ये है इंजन 2। ठीक है, अब ये दोनों इंजन का हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर सेम है, तो यहां से हम लोग एक चीज बोल सकते कि दोनों की एफिशिएंसी ये सेम रहेगी। दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम है। ऐसा एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है। दो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर हैव सेम एफिशिएंसी। इस फॉर्मूले पे ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट ईयर भी, 2023 के PYQs में देखने मिलेगा तुमको। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रहेगा TC अपॉन TH माइनस TC, है ना। वहां क्या था?
QC अपॉन QH माइनस QC, यहां है TC अपॉन TH माइनस TC, ठीक है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट साइकिल। पहला, कार्नोट ने बोला कि उसका जो इंजन है वो दुनिया का सबसे मोस्ट एफिशिएंट इंजन है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है। दूसरा, ये जो मैंने अभी समझाया, ऑल कार्नोट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर्स हैव सेम एफिशिएंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, है ना। नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी रहे, कैसी भी गैस रहे, कैसा भी वर्किंग सब्सटेंस रहे, अगर टेम्परेचर सेम है तो एफिशिएंसी सेम रहेगा, ओके। तीसरा और आखिरी, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर हैज ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अमंग ऑल द रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन द टू सेम टेम्परेचर्स। दुनिया का सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला रेफ्रिजरेटर कौन सा? कार्नोट रेफ्रिजरेटर। हमेशा याद रखो, एफिशिएंसी हीट इंजन के लिए डिफाइन करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी हीट इंजन के लिए है और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। स्टर्लिंग साइकिल, लास्ट कंसेप्ट है ये अपना स्टर्लिंग साइकिल का, ओके। स्टर्लिंग साइकिल की पहले कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट, ये क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है ना। ऑल द प्रोसेसेस इन स्टर्लिंग साइकिल आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, सबसे बेस्ट है ना, सभी प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं। द वर्किंग सब्सटेंस देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है, थ्योरी आ सकता है। स्टर्लिंग साइकिल के वर्किंग सब्सटेंस क्या रहते हैं? एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जब गैस हीट होता है तो स्टर्लिंग इंजन प्रोड्यूस यूजफुल वर्क, जब तुम गैस को हीट करोगे तो वो वर्क प्रोड्यूस करेगा, मतलब इट विल एक्ट एज अ इंजन, गैस इंजन। व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस इट वर्क्स एज रेफ्रिजरेटर, ओके। यानी अगर गैस ने वर्क किया तो इंजन, गैस पे वर्क हुआ मतलब वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क हुआ तो रेफ्रिजरेटर, ठीक है। द रिवर्स्ड स्टर्लिंग साइकिल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड, यानी उल्टा वाला ये वाला, इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक्स, याद रखना, टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एंड सब लास्ट है, लिक्विफाई एयर और गैसेस यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस, है ना। इसके दो काम हैं, स्टर्लिंग रेफ्रिजरेटर के दो काम, सबसे पहला क्रायोजेनिक्स, दूसरा लिक्विफाई एयर और गैसेस। याद रखना, थ्योरी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टर्लिंग साइकिल ऐसा दिखता है, इसके अंदर 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, AB, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, आइसोथर्मल। फिर यहां पे लाइन सीधी हो गई, देखो सीधी प्रोसेस है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? गैस इज हीटेड बाय सप्लाइंग हीट QH एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो तो हमको पता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है, ओके, क्लियर। दूसरा है BC, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। अब आइसोकोरिक में कोई भी एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन नहीं होता क्योंकि आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ओके। तो इसमें पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब QH बाय द गैस इन द पार्ट AB ऑफ द साइकिल इज रिलीज्ड बाय द गैस टू द रेफ्रिजरेटर। दिस हीट Q is used in the next part of the cycle. The gas cools down to temperature TC. अब यहां जो हीट एब्जॉर्ब हुआ, ध्यान दो, जितनी हीट यहां एब्जॉर्ब हुई उसका कुछ हिस्सा Q निकाल देते अपन, कौन से प्रोसेस में? BC प्रोसेस में। और वो किस में यूज होता है? रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। यानी जो हीट AB प्रोसेस में एब्जॉर्ब करी थी वो हीट अपन ने BC प्रोसेस में उसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया और उसको रेफ्रिजरेटर में यूज किया, ठीक है, क्लियर। यहां पे टेम्परेचर कम होता है तो TH से आ गया TC, ठीक है। फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये CD वाला पार्ट, यहां पे हीट रिलीज होगा, है ना। द हीट जनरेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द साइकिल QC इज रिजेक्टेड टू द कूलेंट, मतलब सिंक। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड एट TC, क्योंकि प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल, इसलिए उसका टेम्परेचर TC रहेगा, ठीक है। एंड फाइनली आखिरी आइसोबेरिक हीट एब्जॉर्प्शन। अब ये है आइसोबेरिक प्रोसेस, है ना। यहां पे हीट एब्जॉर्प्शन होगा, ओके, सॉरी, यहां पे आइसोकोरिक चाहिए था
क्योंकि ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, द कॉम्प्रेस्ड गैस एब्जॉर्ब्स हीट, क्योंकि आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन होगा और जिससे उसका टेम्परेचर TC से वापस TH आ जाएगा और साइकिल कंप्लीट होगी। ओके, द साइकिल रिपीट्स व्हेन द साइकिल प्रोसेस रीच द पॉइंट A। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 4 प्रोसेस होती हैं, 2 आइसोथर्मल की और 2 आइसोकोरिक की। हीट किधर एब्जॉर्ब हो रही है, किधर रिलीज हो रही है, ये याद रखना। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑसिलेशन पढ़ेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।